जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप इस कोरोना काल के समय में अच्छे होंगे, ठीक होंगे और अपनी जिंदगी खुशहाल जी रहे होंगे। तो हम आज के टॉपिक पे आ जाते हैं, जिसका नाम है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एनडीए रिटन एग्जामिनेशन में हिस्ट्री के सेक्शन में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी सब्जेक्ट से आते हैं। और ना कि एनडीए एग्जामिनेशन बट सीडीएस और एफकैट में भी इसका पोर्शन बहुत आता है। तो जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, ये हम जानेंगे कि ये शुरू कहाँ से होती है। तो इंडिया में जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है वो शुरू होती है 1707 एडी में। 1707 ये वो वर्ष होता है जब मुगल एम्परर औरंगजेब की डेथ हो जाती है। और तभी से हमारी इंडियन हिस्ट्री जो 3 पार्ट में बटी हुई है, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न। तो ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का शुरुआत होती है 1707 एडी वर्ष से। अब हम जानेंगे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में होता क्या है। तो अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं, 1707 से हम थोड़ा पीछे चलते हैं वर्ष 1632 एडी में। 1632 ये वर्ष है जहां पे इस्लाम के प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो जाती है। और उसके बाद उनकी डेथ होती है अरब के एक शहर मदीना में। और उसके बाद इस्लाम साम्राज्य बड़ी तेजी से फैलने लगता है। ये ना कि अरब और उसके आसपास के कंट्रीज बट इंडिया तक आ जाता है, और अफ्रीका की भी कुछ कंट्रीज में ये फैल जाता है, और ये पूरा हिस्सा मुस्लिम डोमिनेशन के अंदर आ जाता है। अब देखिए, जो एशिया का पार्ट है, एशिया अफ्रीका का पार्ट, ये होता है मुस्लिम साम्राज्य के अंदर। और आप पहले से जानते हैं कि जो यूरोपियन पार्ट था वो था कैथलिक नहीं बोलेंगे हम, रोमन एम्पायर के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये दोनों इतने नजदीक है तो इन दोनों के बीच में तनाव होंगे। तो हुए, बहुत सारे तनाव हुए, 7 इयर्स वॉर हुआ है इन दोनों के बीच में, और भी बहुत सारे तनाव हुए हैं। और इन तनावों का अंत हम अंत नहीं बोल सकते, बट एक चेंजिंग पॉइंट आता है साल 1453 एडी में। 1453 एडी में। अब 1453 ये वर्ष, 1453 में क्या होता है, तो एक मुस्लिम राज्यों का एम्पायर था जिसे आज की दुनिया में हम ऑटोमन एम्पायर बोलते हैं। ये ऑटोमन एम्पायर कुछ इस तरह से फैला हुआ होता है। और आप तो जानते हैं कि रोमन एम्पायर इधर होगा। तो जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था उस जमाने का, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था उसका कैपिटल था कॉन्स्टेंटिनोपल। ईस्टर्न रोमन एम्पायर का कैपिटल था कॉन्स्टेंटिनोपल। ईस्टर्न रोमन एम्पायर का कैपिटल था कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज के प्रेजेंट डे टर्की में सिचुएटेड है। 1453 में ये कॉन्स्टेंटिनोपल गिर जाता है और आ जाता है ऑटोमन एम्पायर के हाथ में। मतलब क्या होता है, ईस्टर्न रोमन एम्पायर का हो जाता है डी एंड। अब देखिए, अब होता क्या था, यूरोप के जो ट्रेडर्स थे वो ट्रेडिंग करते थे इंडिया और इधर के एरियाज के साथ, क्योंकि इधर स्पाइसेस मिलते थे और बहुत सारी चीजें मिलती थी जो यूरोप में नहीं मिलती थी। तो ये लोग यहाँ से डायरेक्ट लैंड रूट से इंडिया के साथ ट्रेडिंग किया करते थे। बट अब क्या हो गया, अब इनको हो गई दिक्कत, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग का रास्ता था ये हो गया बंद। ये आ गया अब मुस्लिम साम्राज्य के रास्ते में। तो अगर अब इनको इंडिया से गुड्स ले जाने हैं यूरोप तक, तो इनको बीच के मुस्लिम राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। और जैसे ये थर्ड पार्टी हो गई मुस्लिम राज्य, तो मुस्लिम राज्य इन ट्रेडर्स पर
लगान लगाएगी, दुगना लगान लगाएगी। जैसा हम देखते हैं कि 3 गुना लगान लेगा, वैसे ये मुस्लिम राज्य जो थे बीच में के, ये इन क्रिश्चियन ट्रेडर्स पर लगान लगाते थे। और इस हिसाब से जो इंडिया से ट्रेड वहां पर जाता था वो महंगा बिकता था। तो हुआ ये कि यूरोप के जो राज्य थे, 2 राज्य के मैं नाम बताता हूँ आपको। यूरोपियन राज्य जो थे, वेनिस और गेनोवा, गेनोवा जेनोवा जैसा आप इसे प्रोनाउंस करना चाहे, गेनोवा, इन दोनों के ट्रेडर्स ने ये फैसला लिया कि अब हम जाके हमें नए सी रूट्स ढूंढना पड़ेंगे, क्योंकि अब हमें लैंड से इंडिया पहुंचना मुश्किल हो गया है। बस ये दोनों ही राज्य नहीं थे, एक पोर्चुगल का राजा था जिसका नाम था प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्चुगल। इसने भी बहुत ये किया कि अभी हमें इंडिया पहुंचने के लिए सी रूट ढूंढना ही पड़ेंगे, नहीं तो हमें ट्रेडिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी, पोर्चुगल और पूरे यूरोप में सामान बहुत बढ़ जाएगा। अब आया साल 1497, ये साल था 1497 का। इसमें क्या होता है, इसमें पोर्चुगल और स्पेन के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है, जिस ट्रीटी के हिसाब से ये लोग जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है, क्रिश्चियन वर्ल्ड हो गया इतना, अब बाकी का जो भी वर्ल्ड हुआ वो वर्ल्ड हुआ नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड। तो ये दोनों पोर्चुगल और स्पेन एक ट्रीटी साइन करते हैं, जिसके हिसाब से जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है, ये लोग उस वर्ल्ड को आपस में बांट लेंगे। तो ये बटाव कैसे होगा, जो कि हमारा अटलांटिक ओशन है, जो भी चीज अटलांटिक ओशन के वेस्ट में आएगी वो चीज होगी स्पेन की, और जो चीज उसके ईस्ट में आएगी वो चीज होगी पोर्चुगल की। तो जाहिर सी बात है, ये इंडिया वाला जो रीजन, जो उस जमाने में वर्ल्ड का एक रिचेस्ट कंट्री था और बहुत सारी ट्रेडिंग भी होती थी उस जमाने में, वो आ गया पोर्चुगल के झांसे में। और इसी के वजह से पोर्चुगीज जो थे वो पहले यूरोपियंस बने जिन्होंने इंडिया में आकर ट्रेडिंग करना शुरू किया। तो अब हम पढ़ेंगे पोर्चुगीज इन इंडिया को डिटेल में। तो जो पहले पोर्चुगीज थे जो इंडिया में आए, उनका नाम था वास्को डी गामा। ये गलत हो गया, उनका नाम था वास्को डी गामा। अभी जो वास्को डी गामा है वो इंडिया के लिए निकले 1497 में, और इंडिया पहुंचे वो मई 1498 को। 1497 में निकले और मई 1498 को इंडिया में पहुंचे। अब जो वास्को डी गामा थे, इनको एक गुजराती पायलट ने इंडिया में आने के लिए हेल्प की, जिनका नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आप आपके नोट्स बनाइए। मैं आपको इसके नोट्स भेजूंगा टेलीग्राम पर, बट अगर आप मेरे बोलते समय ही अगर आप इसके नोट्स बना लेते हैं तो आपको डबल राइटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम बचेगा। तो वास्को डी गामा जो थे उनको अब्दुल मजीद जी ने लाया इंडिया में, और इन्हें लाया कालीकट नाम के एक शहर में, जो कि प्रेजेंट डे में अगर कोई मलयालम होगा तो उन्हें पता होगा, इसे कोड़े ऐसा बोला जाता है। तो इन्हें लाया कालीकट नाम के एक शहर में, जो कि प्रेजेंट डे केरला में सिचुएटेड है। अब केरला की उस समय पे क्या सिचुएशन थी, केरला के एक राजा थे जिनका नाम था जमोरिन। केरला के राजा थे जमोरिन। केरला के राजा थे जमोरिन। अब जमोरिन ने इन्हें आने तो दिया, इन्होंने बोला कि भाई आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, मेरी इसमें कोई
दुविधा नहीं है, आपको ट्रेडिंग करनी है, आप ट्रेडिंग कीजिए, आप मुझे जो भी वो टैक्स वैक्स देते हो दीजिए और खुशहाल से ट्रेडिंग कीजिए। अब इसका ये ऐसा क्यों था, जमोरिन ने इनको इंडिया में आने से रोका क्यों नहीं? क्योंकि यूरोपियंस के आने के पहले इंडिया से अरब अफ्रीकन चाइनीज और जापानीज ये चारों लोग भारत से ट्रेडिंग किया करते थे। तो अगर जमोरिन ने बोला कि ये चारों को छोड़ के अगर कोई यूरोपियन भी आकर ट्रेडिंग करता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपको ट्रेडिंग करनी है, करिए, हमको कर्ज दीजिए और आप खुशहाल से अपनी जिंदगी जिए। बट वॉस्को डी गामा का इंटेंशन क्या था? वॉस्को डी गामा ने जमोरिन से कहा कि आप ये जो भी चारों ट्रेडर्स है उनको आप ट्रेडिंग करने नहीं दीजिएगा। वास्को डी गामा ने जमोरिन से कहा कि आप इनको ट्रेडिंग करने नहीं दीजिएगा, इधर बस हमें ही ट्रेडिंग करनी है, हमारी मोनोपोली बननी चाहिए। अब देखिए, यही तो थे यूरोपियंस, यही तो इनकी चाल थी, इनको खुद अकेले ट्रेडिंग करनी थी, ये लोग किसी के साथ अपना शेयर शेयर नहीं करना चाहते थे। जमोरिन ने उस समय साफ इनकार कर दिया। वास्को डी गामा ने जो भी अपना थोड़ा मोटा ट्रेड था वो कर लिया और वो वापस चले गए यूरोप। अब यूरोप जाके क्या हुआ? यूरोप जाके उन्होंने अपना जो ट्रेड था उसमें का पेपर जो होता है काली मिरी, और बाकी भाषाओं में से क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, मुझे माफ कीजिएगा। तो उन्होंने यूरोप में जाकर बेची काली मिरी। काली मिरी का ऐसा हुआ कि ये जो थी ये 10 टाइम्स यूरोपियंस को सस्ती गिरी बाय लैंड रूट, जो कि लैंड रूट। हम पीछे जाते हैं, एक मिनट, आपको मैं मैप से समझाता हूँ। अब जो था वास्को डी गामा जो किसी रूट से पेपर लाए थे यूरोप पोर्चुगल में बेचने के लिए, ये पेपर उन्हें जो कि लैंड रूट से आती थी, इधर के मुस्लिम साम्राज्य का, इधर जो मिडलमैन थे, जो मुस्लिम मिडलमैन थे, तो जो ये रूट से पेपर आती थी वो उन्हें 10 टाइम सस्ती मिली। तो यही फायदा हुआ। अब इसके बाद जो था, इसके बाद एक सी वॉयज निकाली गई और वो सी वॉयज को अंडरटेक किया पेड्रो अल्वारेस कैब्रल ने। पेड्रो अल्वारेस कैब्रल जो थे वो आकर कालीकट नामक जो एरिया है केरला में, उधर उन्होंने सितंबर 1500 में आए वो, और उन्होंने उधर एक फैक्ट्री बनवाई। अब ये फैक्ट्री क्या होती है? फैक्ट्री बेसिकली एक ये होता है कि जैसे ट्रेडिंग पोस्ट होता है, उस जमाने के ट्रेडिंग पोस्ट को फैक्ट्री कहा जाता था, और बहुत सारे फैक्ट्रीज मिलकर बनाते थे एक प्रोविंस। आपने नाम सुना होगा बॉम्बे प्रोविंस और मद्रास प्रोविंस, बंगाल प्रोविंस। तो ये क्या चीज है? ये बहुत सारे फैक्ट्रीज, बहुत सारे ट्रेडिंग पोस्ट मिला के एक एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल सेंटर जो बनाते हैं उसको बोलते हैं प्रोविंस। और हाँ, तो पेड्रो अल्वारेस कैब्रल जो आए वो 1500 एडी में आए। ये भी कालीकत आए और इन्होंने वहां पर एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश की। अब इनका भी वही इंटेंशन था कि हमें मोनोपोली चाहिए। वहां के राजा ने फिर मना कर दिया। तो अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी एक मिनट, हाँ, तो इनका भी वही इंटेंशन था कि
हमें आना है, हमें मोनोपोली करनी है, बट ये वहां के लोगों को पता चल गया। तो उधर के लोकल ने क्या किया, उधर के लोकलों ने कुछ इनके फैक्ट्रीज को जाकर, इनकी जो फैक्ट्रीज थी उस पर जाकर उधर के लोकलों ने अटैक कर दिया, फैक्ट्री पे जाके अटैक कर दिया। और इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ पोर्चुगीज जो थे वो मारे गए। अब इसका रिटेलिएशन तो बोलेंगे भाई बदला लेना है, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेना है इनको। तो पेड्रो अल्वारेस कैब्रल ने क्या किया, उन्होंने रिटेलिएशन में कुछ मर्चेंट शिप्स को उखाड़ दिया, मार दिया, और वहां के कुछ लोकल अरब्स को भी मार दिया। ये थी पेड्रो अल्वारेस कैब्रल की कहानी। अब क्या होता है, अब वापस एक साल बाद 1501 में वास्को डी गामा जी वापस आते हैं। इनका मन नहीं भरा, ये वापस इंडिया आते हैं। और ये वापस इंडिया आके जमोरिन को वही बात वापस मांगते हैं कि भाई आप जो है यहाँ के अरब मर्चेंट्स या जो भी लोग यहाँ पर मर्चेंट शिपिंग कर रहे हैं उनको आप यहाँ से हटाइए और आप हमें मोनोपोली दीजिए सेटअप करने की। जमोरिन वापस इन्हें मना करते हैं और इधर इस बार इन दोनों के बीच में इतनी तानातूनी हो जाती है कि वास्को डी गामा और जमोरिन की जो रिलेशनशिप थी वो परमानेंटली डैमेज हो जाती है, परमानेंटली डैमेज। ग्रेजुअली कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं और जो पोर्चुगीज है वो अपने फैक्ट्रीज पूरे केरला में सेटअप करते हैं। वो सेटअप करते हैं अपनी फैक्ट्रीज कालीकट में, कन्नौर में, जो प्रेजेंट डे कन्नूर के नाम से जाना जाता है। ये शायद केरला में नहीं है, ये कर्नाटक में है। और कोचीन तो आप जानते ही है। तो ये 3 जगह पे सेवरल इयर्स में जो पोर्चुगीज थे वो अपने फैक्ट्री सेटअप कर देते हैं। उसके बाद 1505 में आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया जी। मैं पोर्चुगीज नहीं हूँ इसलिए मुझे इनके नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने नाम लिखे हुए, आप समझ लीजिए। तो इसकी बात क्या होता है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया आते हैं 1505 में। अब ये इंसान जो होते हैं ये पहले ऑफिशियल इंसान होते हैं जिनको पोर्चुगीज के गवर्नमेंट भेजती है। अब आप जानिए फ्रांसिस्को डी अल्डेमिया को कौन भेजता है, किंग ऑफ पोर्चुगल भेजता है, किंग ऑफ पोर्चुगल भेजता है इंडिया। ये दोनों जो बंदे थे ये बस ट्रेडर्स थे, ये आके इन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट जिनको हम फैक्ट्री बोलते हैं फैक्टो फैक्ट्री सेटअप की। अब क्या होता है, अब जो वहां का यूरोपियन किंग होता है वो बोलता है अरे भाई आप बहुत पैसा कमा रहे हो, काम करते हैं हम खुद ही जाके पैसा कमाते हैं। क्योंकि क्या है, आप तो हमको आपका कमाया हुआ पैसों का कुछ टैक्स दे रहे हो, अगर हम खुद जाके वहां पे बस ले उधर कवर करे तो हमको ही डायरेक्ट सारा पैसा मिलेगा, आप क्यों बीच में आते हो। तो वही हो जाता है, पावर करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। किंग बोलते हैं कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया को किंग बोलते हैं कि भाई जाओ आप अब गवर इंडिया में जाके गवर्न करो, आपको हम 3 साल के लिए भेजते हैं इंडिया में, देखो आप क्या कर सकते हैं, क्या करो, पोर्चुगीज इंटरेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं हमको भी दिखाओ। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया को इंडिया आ जाते हैं और इनका मेन पर्पस इंडिया में ये होता है कि जो मुस्लिम ट्रेड है, जो अरब ट्रेड्स है, इसके पहले जो अरब ट्रेड को खत्म करने की बात पोर्चुगीज कर रहे थे, इनका काम होता है कि ये मुकम्मल किया जाए, अरब ट्रेड को खत्म करना है, खत्म करना है, खत्म 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 करना है अरब ट्रेड को। इसलिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भेजा जाता है। अब क्या होता है, अब अल्मेडा को बहुत अपोजिशन मिलता है जमोरिन से भी और इजिप्ट के सुल्तान से भी। और होता ऐसा है कि 1507 में 1507, अब देखिए अल्मेडिया इंडिया आते हैं 1505 में और 2 साल के ऑपोजिशन के बाद 1507 में एक झगड़ा हो जाता है, बैटल होती है, वॉर होता है पोर्चुगीज और
इंडियन फोर्सेस के बीच में, और ये लोग ये बैटल हार जाते हैं और पोर्चुगीज ये बैटल हार जाते हैं, और उसमें अल्मेडिया का जो सन था, अल्मेडिया का जो बेटा था, वो मारा जाता है। अब अल्मेडिया को गुस्सा आता है, वो तो भाई इस चीज का वो बदला तो लेगा, बाप का, दादा का, भाई का, बेटे का तो बदला लेना ही है, खुद का बेटा है। अगले साल अल्मेडिया वापस आता है, 1508 में अल्मेडिया वापस इंडिया आता है, और बेटे का बदला लेने के लिए वो भाई इंडिया को बहुत बुरी तरीके से क्रश कर देता है। वो बहुत बुरी तरीके से इंडियन नेवीज को क्रश करता है और मुस्लिम नेवीज को वो क्रश कर देता है, और इस तरह से ये कंसोलिडेट कर देता है जो इसका मानना था कि हमें अरब ट्रेड को नष्ट करना है, ये उस चीज करने में लगभग सफल हो जाता है। अब हम जानेंगे अल्फांसो डी अलबकर के बारे में। अल्फांसो डी अलबकर को कहा जाता है द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया। ही इज द रियल फाउंडर। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, आप इसकी नोट बना के रखिए। हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया? अल्फांसो डी अलबकर। अब अल्फांसो डी अलबकर की कहानी कुछ ऐसी है कि इसके बाद इसका जो 3 ईयर का टर्म था वो खत्म हो गया। उधर के राजा ने बोला आप वापस आ जाओ, बूढ़े हो गए, अब रिटायरमेंट लो और शांति से आराम करो, हम कोई दूसरे आदमी को भेज देंगे। तो दूसरा आदमी जो था वो था अल्फांसो डी अलबकर। इसको भेजा गया गवर्नर ऑफ इंडिया के रूप में। अब ये आया गवर्नर ऑफ इंडिया बनकर, और हाँ, एक गवर्नर ऑफ इंडिया बनकर आया, और इसने कंसोलिडेट किया पोर्चुगीज पावर को इंडिया में। और इसने एक मेन इंपॉर्टेंट काम किया, इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया। इसने क्या काम किया? सुल्तान ऑफ बीजापुर से इसने गोवा अक्वायर की। एक मिनट, अल्फांसो डी अलबकर ने 1510 में जो सुल्तान ऑफ बीजापुर बीजापुर अल्फांसो डी अलबकर ने 1510 में सुल्तान ऑफ बीजापुर से गोवा को जीत लिया। और ऐसा कहा जाता है कि इसने ये गोवा को बहुत ही आसानी से जीता था। और ये भी एक मानने की बात है कि अलेक्जेंडर के इंडिया में आने के बाद से गोवा पहली टेरिटरी थी जो कि किसी यूरोपियन के कंट्रोल में थी। अल्फांसो डी अलबकर का जो रूल था उसकी और एक खासियत है कि ये इंसान ने पहली बार इंडिया में जो सती प्रकार है वो इसने परमानेंटली अबॉलिश की। सती प्रकार क्या है ये हम जानेंगे आने वाले हमारे लेक्चर्स के सीरीज में। बट ये भी और एक फैक्ट है इंटरेस्टिंग जो आप नोट डाउन करके रख सकते हैं कि अल्फांसो डी अलबकर ने सती प्रथा को अबॉलिश किया। अब अल्फांसो डी अलबकर ने गोवा तो जीत लिया, तो वहां पर उसके अलावा और पोर्चुगीज मैन आ गए, और गोवा का कल्चर कुछ ऐसे ही बढ़ा कि वहां के पोर्चुगीज ने लोकल इंडियन वाइफ्स पोर्चुगीज ने इंडियन वाइफ्स के साथ शादी की, और उनके जो बच्चे हुए वो इंडो पोर्टुगीज पैदा हुए। तो ये जो इंडो पोर्चुगीज बच्चे थे, अब इनके लिए इनका वतन इंडिया बन चुका था, ना कि पोर्चुगल। इसके बाद हम आते हैं आखिरी इंपॉर्टेंट इंसान पे जिसका नाम था नीनो डी चून्हा। नीनो डी चून्हा इंडिया में बहुत देर से आए, ये कुछ आए 1529 में आए नीनो डी चून्हा इंडिया में। और इन्होंने 1529 में जो पोर्चुगीज हेडक्वार्टर था इसको शिफ्ट किया कोचिन से गोवा। अब गोवा जो था
ये पोर्चुगल का परमानेंट एक स्थान इंडिया में बन चुका था। पहले कोची था, अब पोर्चुगल, अब गोवा बन गया, और गोवा वो स्थान था जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, और गोवा वो स्थान था जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने पोर्चुगीज से वापस मिलिट्री एग्रेशन से हमने ले लिया। बाद में गोवा की भी कहानी और बड़ी सी है, वो भी हम पढ़ेंगे। अगर मैं पॉलिटी सीरीज शुरू करता हूँ तो हम गोवा के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे पहले वो एक यूनियन टेरिटरी था, फिर कैसे उसे एक स्टेटहुड दिया गया और क्या क्या और बाकी सारी चीजें हुई, ये हम पढ़ेंगे गोवा के बारे में। तो नीनो डी चूना के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने जो पोर्चुगीज हेडक्वार्टर था ये अक्वायर किया कोची से गोवा को, इन्होंने ये लाया। अब इसी के साथ हम पोर्चुगीज का ये लेसन एंड करते हैं। इसके नोट्स मैं आपको जरूर दूंगा, और अगर आप वो नोट्स नहीं रेफर करना चाहते तो आप मेरे लेसन के साथ साथ ही अपने खुद के नोट्स बना के रख सकते हो। वो क्योंकि खुद के नोट्स बनाए हुए जो आप सुनते हो वो आप अक्वायर करते हो, और वही अगर लिखते हो तो आपको ज्यादा याद रहता है और आपका टाइम भी बचता है। और हाँ, तो यही चीज है। इसके बाद हम देखेंगे कि पोर्चुगीज के अलावा उसके बाद कौन सी यूरोपियन पावर इंडिया में आई। तो यूरोपियन पावर जो इंडिया में आई उसका नाम था डच। ये नेदरलैंड वाले इंसान थे जो इंडिया में आए। तो हम देखेंगे ये इंडिया में कब आए। ये इंडिया में आए 1605 में। वो साल था 1605 जब ये डच वाले बंदे इंडिया में आए। अब डच की भी ऐसी कुछ कहानी है कि इन्हें इंडिया के स्पाइसेस से मतलब नहीं था। इनिशियली इन्हें इंडिया के स्पाइसेस से मतलब नहीं था, इन्हें इंडिया से कोई मतलब नहीं था। ये जो बंदा है कॉर्नेलिस डे हॉटमन, ये बंदा था जिसने सी वॉयजेस टेक किए, और ये बंदा जो था वो पहला था जिसने सुमतरा और बटनाम आइलैंड पे 1596 में, याद रखिए 1596 वो साल था जब पोर्चुगीज इंडिया में आ चुके थे, और तभी उन्होंने अपना कैपिटल भी शिफ्ट कर चुका था और गोवा उनका एक हेडक्वार्टर बन चुका था। एक मिनट, वो साल था 15, यस वो बन चुका था। तो अब हम, हाँ अब हम पढ़ेंगे कॉर्नेलियस डी हॉटमन के बारे में। सो कॉर्नेलियस डी हॉटमन वो इंसान थे जिन्होंने यूरोपियन ट्रेड वॉयज शुरू किया फॉर द नेदरलैंड्स, और उन्होंने वो पहुंचे 1596 में सुमतरा और बटनाम आइलैंड जो कि प्रेजेंट डे इंडोनेशिया में है। 1602 में द स्टेट जनरल ऑफ 1602 में एक कंपनी बनी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड्स। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड, ये बनी 1602 में। ये बनी 1602 में और साल था 1605 जब कि ये नेदरलैंड वाले डच हमारे इंडिया में आए। अब देखिए जो पोर्चुगीज थे वो पहले कहाँ गए, वो पहले केरला गए, फिर वो गए गोवा। बट जो डच थे वो, जैसे कि आपको पता है इंडोनेशिया कुछ इधर है इंडिया के, तो वो वहां से आएंगे आंध्र प्रदेश के एक गांव में जिसका नाम है मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम का प्रेजेंट डे नाम क्या है ये मैं नहीं जानता हूँ। अगर आपको पता है तो आप गूगल, या अगर आपको पता भी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मसूलीपट्टनम के बाद इन्होंने कैप्चर किया नागपट्टनम और मद्रास फ्रॉम पोर्चुगीज। पोर्चुगीज में कुछ यहाँ के कैप्चर किया था तभी, और इन्होंने इंडिया में एक सॉलिड स्टेटहुड बना लिया जो कि था इधर ईस्ट कोस्ट पे। अब अब होता क्या है, साल होता है 1623 का, जब ब्रिटिशर्स भी इंडिया में आ चुके होते हैं। हम कल या नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स के बारे में। तो साल होता है 1623 का जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ चुके होते हैं, और
होता ऐसा है कि 10 इंग्लिशमैन और 9 जापानीज को एक सी वॉयज में मार देते हैं। तो अब इंग्लिश वालों को गुस्सा आ जाता है, ये बोलेंगे कि भाई आपने ऐसे कैसे, वो मीम है ना बीच में आता है ऐसे कैसे, तो अपने ऐसे कैसे हमको हमारे बंदों को मार दिया, भाई हम तो हमारे बंदे के लिए लड़ेंगे, बाप का दादा का भाई का सबका बदला लेंगे हम। तो डच और ब्रिटिश फाइट करते हैं और इस तरह के बाद फाइट होते 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 1667 का साल आ जाता है, जब ये दोनों एक कॉम्प्रोमाइज पे पहुंच जाते हैं। उस कॉम्प्रोमाइज के हिसाब से ऐसा होता है कि जो ब्रिटिशर्स है वो इंडोनेशिया के सारे क्लेम छोड़ देंगे और जो डच है वो इंडिया के सारे क्लेम छोड़ देंगे। एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का लेसन खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने नीचे दिया है। और आप सभी को आपके एनडीए सीडीएस और एफकैट प्रिपरेशन के लिए मेरा बहुत बहुत ऑल द बेस्ट है। और मेहनत करते रहना, पढ़ते रहना और आपका ड्रीम याद रखना। एक दिन अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में कोशिश करती है। बस होता यह है कि आपको दिल से चाहना होता है और आप उस चीज को सक्सेसफुली अटेन कर लेते हो। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, खुश रहिए और कोरोना काल में मास्क पहनिए और हैंड सैनिटाइजर्स का उपयोग कीजिए और सेफ रहिए। बाय बाय।